हमारे पास इस समय 17 चिकित्सक हैं 30 के सापेक्ष। तो हमारे पास चिकित्सकों की बहुत कमी है। हमने डीएम साहब के सामने भी जब हमारी डीएचएस हुई थी उसमें ये चर्चा की है अभी। और आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। रामपुर ज़िला अस्पताल की इमारत अपने अंदर ताजमहल जैसी खूबसूरती लिए हुए है। जी हाँ, इस इमारत को ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि ताजमहल खूबसूरत है, उसी तरह से इस इमारत को भी इसी खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश के शायद ही कोई सरकारी अस्पताल ऐसे हों जिसको इतनी खूबसूरत इमारत मिली हो। लेकिन विडम्बना यह है कि शुरू से ही यहाँ पे डॉक्टरों का टोटा रहा है, कमी रही है। उसके अलावा अन्य सुविधाएं काफ़ी कुछ हैं। इस अस्पताल को अलग अलग टाइम में सीएमएस ने अपनी सेवाएं देकर सजाया, संवारा और चलाया। अभी फ़िलहाल एक हफ़्ता पहले रामपुर में नए सीएमएस बीसी सक्सेना इसी अस्पताल में आए हैं, जो अपनी सेवाएं अब जारी रखे हुए हैं। उन्होंने सेवाएं देना शुरू कर दी हैं। आज मैंने उनसे मुलाकात की, उनका एक इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि अस्पताल में जो कमियां हैं, डॉक्टरों की कमियां हैं, उनके बारे में पूछा और बहुत कुछ पूछा। उनसे पूछा कि उनका भविष्य में क्या प्रोग्राम है, किस तरह से वो लेके चलेंगे। उन्होंने मेरे एक एक सवालों के बेबाक जवाब दिए। इस पूरे इंटरव्यू में थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो गया है। आपको इस अस्पताल से संबंधित, ज़िला अस्पताल से संबंधित वो जानकारियाँ मिलेंगी जो आज तक आपको मालूम भी नहीं हुई होंगी। मैं तो कहता हूँ कि शायद बहुत से वहाँ के स्टाफ को भी वो बातें नहीं मालूम होंगी और बहुत से वहाँ के डॉक्टर्स को भी वो बातें नहीं मालूम होंगी जो उन्होंने कुछ बताई हैं। बस इस इंटरव्यू में, बस इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और देखिए ये दिलचस्प इंटरव्यू डॉक्टर बीसी सक्सेना ने क्या कुछ हमारे कैमरे के सामने कहा, किस तरह से उन्होंने हमसे बात की और क्या उन्होंने अपनी प्लानिंग बताई। मैं इस वक्त रामपुर के ज़िला अस्पताल में मौजूद हूं और मेरे साथ रामपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नए सीएमएस डॉक्टर बीसी सक्सेना मौजूद हैं। मैंने 27 अगस्त को यहाँ पर अभी ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद ही एडी मैडम से काउंटर साइन होके जैसे ही मुझे चार्ज प्राप्त हुआ है उसके 1 घंटे के अंदर मैंने हॉस्पिटल का सर्वे शुरू कर दिया और पूरा सर्वे मैंने हॉस्पिटल का अब तक 7-8 बार सर्वे कर चुका हूँ और यहाँ पर जितनी भी परेशानियाँ थीं, जितनी भी कमियाँ महसूस हुई मुझे, वो सारी की सारी मैंने रजिस्टर में नोट करी हैं और उसको तत्काल सही कराने के आदेश करे। कुछ इंस्ट्रूमेंट ख़राब हैं यहाँ पर, वो तुरंत जो हमारा इंस्ट्रूमेंट सही करने वाला यहाँ पर संस्था है उसको तुरंत निर्देशित कर दिया है और 90% से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट सही हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सी जगह समस्याएं हैं, बाथरूम टूटे हुए हैं और पानी की समस्या है, कहीं पर लीकेज की प्रॉब्लम है, एक जगह कमरा ऊपर से टपक रहा है। उसके निर्देश मैंने जारी कर दिए हैं कि तत्काल उसको ठीक कराएं। जो मुझे पब्लिक की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से जो मुझे शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि ये शिकायतें जिलाधिकारी महोदय के पास तक पहुंची हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या सीटी स्कैन की थी। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि यहाँ पर सीटी स्कैन आवश्यकता से अधिक कराए जा रहे हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है वो भी सीटी स्कैन यहाँ पर कराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी है, रोष भी व्यक्त है लोगों में। और मैंने तुरंत उसी दिन 1 तारीख को ही आदेश जारी कर दिए कि सीटी स्कैन की व्यवस्था का मैं पूरी तरह से परिवर्तन मैंने कर दिया है। सीटी स्कैन में मैंने आदेशित किया है कि केवल जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वही आवश्यकता अनुसार संदर्भन करेंगे और उनके संदर्भन के बाद भी मेरे काउंटर साइन होंगे और मैं पेशेंट को फिजिकली खुद वेरीफाइड करूँगा। यदि उसको वास्तव में आवश्यकता है सीटी स्कैन की, वही रेफ़र होंगे आगे सीटी स्कैन की। इसके लिए मैंने अपने पास एक रजिस्टर भी खोल दिया है जिसमें बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन होता है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उनके फॉर्म पे डाला जा रहा है और उसके बगैर वहाँ पर सीटी स्कैन मना कर दिए गए कि अगर उसका नहीं है तो नहीं होगा सीटी स्कैन। कुछ इमरजेंसी कंडीशंस आती हैं जिसमें सीटी स्कैन होना आवश्यक है
और 24 घंटे में सीटी स्कैन रात भर और इमरजेंसी में आते रहते हैं। उसके लिए ईएमओ को मैंने अथराइज़ किया है कि यदि वास्तव में किसी का संदर्भन अति आवश्यक है रात में ही होना, तो आप उसकी कंडीशंस को मोबाइल पे मुझे अवगत कराएंगे, वीडियो से भी मुझे आप उसके बारे में दिखाएंगे उसको, और वास्तव में अगर आवश्यक है तो आप सीटी स्कैन के लिए मेरी तरफ से पहले परमिशन लेंगे, उसके बाद सीटी स्कैन होगा। ये डॉक्टर टेंडेंसी क्या है सेल्फ डायग्नोसिस की जो खुद से आगे करते हैं सीटी स्कैन का? नहीं, ये चूँकि एक महंगी प्रोसेस है, महंगी जांच है, और इसमें बहुत से लोगों को ये लगता है कि साहब हम महंगी जांच करा लें, फ्री में हो रही है, तो इसलिए बहुत सारे लोग अनावश्यक इसको सीटी स्कैन कराने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने ऐसा मिसगाइड कर रखा है कि सीटी स्कैन कराने से शरीर की सारी बीमारियां पता चल जाती हैं और सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो लोगों के दिमाग में एक गलत भ्रम है ये, और इसीलिए लोग जिसे देखो वो सीटी स्कैन कर रहा है। अभी अभी आपके ही सामने मैंने कई पर्चे पकड़े हैं जिसमें ट्रीटमेंट नहीं लिखा हुआ, खाली सीटी स्कैन लिखा हुआ। आपने निरस्त भी किए? बिल्कुल निरस्त किए हैं। कल भी मैंने 18-20 पर्चे सीटी स्कैन के निरस्त कर दिए थे, जिसको मैंने बाकायदा दिखाया भी, जिसका प्रूफ भी दिखाया, और मेरे पास रखे हैं, टेबल पे रखे हुए हैं। और आज भी मैंने बहुत सारे पर्चे निरस्त करे जो आपने स्वयं साक्ष्य के रूप में आपने खुद देखे, है ना। तो मैं निरंतर रूप से जो जिनकी आवश्यकता नहीं है उन सीटी स्कैन को मैं निरस्त कर रहा हूँ, और उसके साथ जिनकी वास्तव में आवश्यकता है उनको मैं सीटी स्कैन करा रहा हूँ। अच्छा, अस्पताल में अभी आपने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हमारे अस्पताल में बहुत से स्पेशलिस्ट की जो कमी है यहाँ पर, उसके बारे में क्या कुछ करने का विचार है? देखिए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, ये शासन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम लोग उसमें शासन से अपनी मांग ही रख सकते हैं। हमारे पास कई सारे स्पेशलिस्ट नहीं हैं, हमारे पास सर्जन भी नहीं है, और हमारे पास सर्जन जो है वो हमने संविदा पे रखे हुए हैं, और जिसकी वजह से हमको अक्सर यहाँ की निरंतर सेवाओं में परेशानी होती है। इसके अलावा हमारे पास कोई ENT सर्जन नहीं है, फिजिशियन मात्र एक है, 2 पद के अगेंस्ट एक ही पद है, और हमारे पास कुछ न्यूरो की यहाँ पोस्ट ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन की पोस्ट नहीं होती है, तो वो हमारे पास जब पोस्ट ही नहीं है तो हार्ट स्पेशलिस्ट की एक पद है, वो है ना, एक पद है हमारे पास हार्ट स्पेशलिस्ट का, हमारे पास वैकेंट है, खाली। हमारे पास इस समय 17 चिकित्सक हैं 30 के सापेक्ष, तो हमारे पास चिकित्सकों की बहुत कमी है। हमने DM साहब के सामने भी जब हमारी DHS हुई थी उसमें ये चर्चा की है अभी, और हर बार इस चीज़ की मांग शासन से लिखित रूप से कराते रहे पिछले समय में, और ये बहुत आवश्यक है कि हमको चिकित्सक जो कम हैं उनकी तुरंत उपलब्धता कराई जाए, जिससे कि हमारे अस्पताल को संचालन में परेशानी ना हो, स्मूथ रूप से रन हो, और हमारे रामपुर की जनता को विशेष लाभ मिले। यहाँ रामपुर आने से पहले आप हमारे रामपुर आने से पहले मैंने कई जगह की पोस्टिंग करी है। मैं सबसे पहला पोस्टिंग मेरी शाहजहाँपुर में हुई है, वहाँ पर चिकित्सा अधिकारी के रूप में मैंने पहला पद ग्रहण किया था। दूसरा पद मैंने गोरखपुर में अपनी सेवाएं दी हैं, वहाँ पर मैं डिविजनल जेल गोरखपुर का मेडिकल अफसर इंचार्ज था। उसके बाद मैंने यहाँ रामपुर में सेवाएं दी हैं, और मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सुपरिटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहा, मैं यहाँ पर MOIC रहा, और मिलक का MOIC रहा, रजपुरा, मिलक रजपुरा कहलाता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एज ए डिप्टी CMO 3 तहसीलों को मैं डिप्टी CMO रहा। मैंने यहाँ पर डिप्टी DIO इम्यूनाइजेशन का मैं इंचार्ज रहा। मैं डिप्टी DTO रहा, यानी ट्यूबरकुलर डिपार्टमेंट मैंने पूरा संभाला है। वैक्सीनेशन का मैं अर्बन का इंचार्ज रहा, पूरे शहर का वैक्सीनेशन की व्यवस्था मेरे पास थी। नगर स्वास्थ्य अधिकारी भी थोड़े दिन के लिए रहा, और
एडिशनल सीएमओ का चार्ज भी मेरे पास रहा। यहाँ पर आरबीएसके की टीम का मैं नोडल रहा और आरकेएस की भी मेरे अंडर में था, और इसके अलावा बहुत सारे अन्य विभिन्न पद भी रहे थोड़े थोड़े समय के लिए। और मैं यहाँ पर एसीएमओ आरसीएच का भी मैंने थोड़े दिन चार्ज देखा है, और कुछ अपॉइंटमेंट्स भी मेरे समय में हुए हैं, तो मैं उसका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी का सदस्य भी था। तो बहुत सारे पद हैं, तो उन सबों पर मैंने पद से काम करा है और मैंने पूर्ण निष्ठा से सेवा की है। डॉक्टर साहब, अभी आप जिस पद पे हैं, जिस कुर्सी पे हैं, वहाँ पर ये पूरे अस्पताल के बॉस पे रहते हैं, तो आखिर में मैसेज संदेश क्या देना चाहेंगे अपने अधीनस्थों को, डॉक्टर्स को, स्टाफ को, किस प्रकार से? मेरे संदेश क्लियर हैं। मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, कोई लेट नहीं है। मैंने आदेश जारी कर दिए हैं कि सभी स्टाफ समय से उपस्थित हो, सभी चिकित्सक अपने समय से उपस्थित होकर, जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है सुबह 8 बजे से हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाता है, अपनी तत्काल जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सभी लोग पूर्ण वेशभूषा में रहें। वेशभूषा का मतलब है एप्रन में रहें, नेम प्लेट रहे, और उसके साथ साथ आई कार्ड रहे। जिन जिनके पास आई कार्ड नहीं है उनके बनने के मैंने निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके पास एप्रन नहीं है उसका मैंने अभी सर्वे करा दिया है कि कितने लोगों के पास एप्रन हमारे पास से उपलब्ध नहीं कराई गई है, उनके लिए एप्रन देने के निर्देश मैंने जारी कर दिए हैं। इसके अलावा नेम प्लेट भी शासन की गाइडलाइन में है कि नेम प्लेट बनना आवश्यक है, तो उसकी भी प्रोसेस शुरू हो गई है। साथ साथ में मैंने सारे चिकित्सकों को निर्देश दे दिए कि कोई भी बाहर की दवा ना लिखे। जितनी भी दवाएं लिखी जाएँ वो जेनेरिक नेम से लिखी जाएँ, कोई भी कंपनी के नेम से दवाएं नहीं लिखेगा। इसके अलावा कोई भी चिकित्सक यदि बाहर की दवाएं लिखता हुआ मेरी निगाह में आता है या मेरे पास कोई सबूत होता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, जैसा भी शासन की गाइडलाइन है। और सभी जनता को मैंने कहा है कि आप पूर्ण रूप से सेवाएं देंगे, किसी को निगलेक्ट नहीं किया जाएगा। मैंने यहाँ पर देखा कि जो लाइन लगी हुई थी उसमें बहुत सारी महिलाएं और रोगी पुरुष खड़े हुए थे, तो मैंने उनके लिए तत्काल बेंचेस की व्यवस्था करवाई है, और बाकी और बेंचेस की व्यवस्था जो अपने हॉस्पिटल से कई जगह से जो खाली पड़ी हुई थी उन सबको मैंने मैनेज करा दिया है, अरेंज करा दिया है। और ये व्यवस्था आपको 1 दिन में 2 दिन में बिल्कुल परमानेंट सही दिखाई पड़ जाएगी कि उनको बैठने की, महिलाओं को कम से कम सम्मानपूर्वक बैठने को मिले, और एक एक करके ही चिकित्सक के कमरे में जाएं। मैंने हर चिकित्सक के कमरे का दौरा करा है, किस चिकित्सक को किस चीज़ की आवश्यकता है, उसकी पर्सनल रिक्वायरमेंट कि आपको अगर मैंने देखा कि बहुत सारी जगह हाथ धोने के लिए साबुन तक अवेलेबल नहीं था, उनको तुरंत सारा फिलअप करा दिया है मैंने। और जो किसी के पास टेबल नहीं है, किसी के पास चेयर नहीं है, किसी की टूटी है, इन सबको मैंने चेंज करवा दिया है और मैंने व्यवस्था पूरी सेटल कर दी है। अगर उसके बाद भी कोई आवश्यकता होगी तो उसको मैं नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अपने ऑफिस के माध्यम से उसको उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ, और थोड़े ही दिन में ये व्यवस्था बन जाएगी। आज मैंने इंजीनियर से भी बात करी है, और आज मैंने जो पानी वगैरह जो लीकेज हो रहा है, टपक रहा है, उनके भी उससे बात करी है, और बात करने के बाद उसको जितनी जल्दी हो सके वो भी व्यवस्था ठीक करा ली जाएगी। बाकी कुछ जगह अगर गंदगी लोग फैलाते हैं तो उसके लिए मैंने बैनर्स बनवा दिए हैं। सभी बेड्स पे मेरे द्वारा लगातार निरीक्षण किए गए। अभी 5-6 दिन में ही मैंने कम से कम 7-8 बार निरीक्षण कर लिए हैं। हर बेड के नीचे एक डस्टबिन रखवाई गई है। अगर डस्टबिन के अलावा कहीं भी कोई व्यक्ति, कोई मरीज कूड़ा फेंकता है तो उनको चेतावनी दी गई है। मैंने उस पर दीवार पर नोटिस चिपकाने के लिए कह दिया है, यदि कोई थूकता है या गंदगी फैलाता है तो उसके लिए मैक्सिमम अधिकतम सरकारी उसकी जो फाइन की राशि है मैक्सिमम 200 रुपये है, कम भी कर सकते हैं जैसी परिस्थिति है। तो अधिकतम 200 रुपये की राशि उनसे जमा कराई जाएगी और बाकायदा सरकारी रसीद कटेगी और उसका अमाउंट जो है वो हमारे खाते में जाएगा। कल मैंने टोबैको वालों से बात करी है, उनके इंचार्ज से, और मैंने कई बैनर बाहर लगवा दिए हैं
पान खा के पुड़िया खाने वाले, इनका भी प्रचार होना चाहिए कि कम से कम ये तंबाकू खाना छोड़ें। और इसके अलावा मेरे पास बहुत मैंने प्लान बना रखे हैं कि मुझे आगे वाले समय में मुझे क्या क्या करना है। मैं धीरे धीरे करके मैं सारे प्लान इम्प्लीमेंट कराऊंगा और जनता को जितनी सुविधा मिल सकती है जितना आसानी हो वो सुविधा मिलेगी। मैंने ब्लड बैंक का यहाँ दौरा किया, ब्लड बैंक की एक एक मशीनों को चेक किया है। यहाँ पर होल ब्लड के साथ साथ आरबीसी सेपरेटर यूनिट बनी हुई है। अगर किसी को सिर्फ ब्लड सेल्स चढ़ानी है तो उसके लिए भी यूनिट लगी हुई है। इसके बाद प्लेटलेट्स को सेपरेशन के लिए यूनिट है, यहाँ पर प्लेटलेट्स सप्लाई करते हैं हम लोग। और हम लोगों के पास मैंने चेक किया तो पता चला कि मेरे पास जो ब्लड है, जो हमारे पास कलेक्शन है, ब्लड बैग्स हैं, वो उनकी संख्या थोड़ी कम है। तो मैंने कैंप लगाने के निर्देश जारी कर दिए। जो ब्लड बैंक के प्रभारी हैं उनको मैंने आदेश जारी कर दिए और लेटर उन्होंने बनवा के मेरे से साइन करके प्रोसीड कर दिया। और बहुत जल्दी ही यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगेगा। इसके अलावा मैंने एनआरसी का दौरा करा। एनआरसी कुपोषित बच्चों के लिए है और मैं वहाँ भी एनआरसी मैंने देखी है। मैं एसएनसीयू का इंचार्ज था, एनआरसी का भी इंचार्ज था वहाँ पर। तो कुछ बच्चे जो बहुत सीवियरली एनीमिक होते हैं, जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, उसमें मैंने देखा कि उनसे डोनर की कंपल्सरीली उनसे मांग की जा रही है। जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जितने भी कुपोषित बच्चे यहाँ पर भर्ती होते हैं और उन्हें अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है तो उनको बिना डोनर के भी ब्लड उपलब्ध कराया जा सकता है। अगर वो इजीली डोनर अवेलेबल है, ठीक है। अगर नहीं अवेलेबल है तो उनको केवल इस शर्त पे वापस नहीं किया जाएगा कि उनके पास डोनर नहीं है। हर व्यक्ति को ब्लड मिलेगा, हर व्यक्ति को डोनेशन, बिना डोनेशन के एनआरसी के डोनेशन बच्चों को बिना डोनेशन के ब्लड चढ़ाने के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड उपलब्ध कराया शुरू हो चुका है, कराया जाने लगा। आज भी मैंने 2 फॉर्म उसके फ्री डोनेशन के 3 फॉर्म मैंने साइन करके भेज दिए कि आप फ्री डोनेशन करवाइए, बिना डोनेशन के ब्लड अवेलेबल कराइए। तो वो भी मैंने भिजवा दिया। तो इस तरह से मैंने सभी जगह का निरीक्षण किया है और बहुत सघन निरीक्षण किया है। और आगे आने वाले समय में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस अस्पताल को ऊपर लेके जाऊँ। साथ साथ में मुझे एक टारगेट मिला है। मैं बताया कि ये हॉस्पिटल अभी तक एनक्वास से पास नहीं हो पाया। एनक्वास एक संस्था है जो हमारे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ को, हमारे हॉस्पिटल की कार्य करने की शैली को, सभी को मॉनिटर करती है और उसके हिसाब से नंबरिंग करती है। और नंबरिंग के बाद पूरे यूपी में उसकी नंबरिंग होती है और उसका स्टेटस निकाला जाता है कि कौन किस लेवल पे है, कहाँ कितनी सुविधाएं हैं, कहाँ कितने लोग ट्रेंड हैं और उनके कार्य करने की शैली क्या है। तो उसके आधार पर अभी तक यहाँ पर हॉस्पिटल में मुझे पता चला कि एनक्वास से पास नहीं हो पाया है। तो कारण क्या है नहीं होने का? कुछ नंबर में हम लोग पीछे रह रहे हैं, है ना। जो नंबर जितने चाहिए, नहीं पास तो सब होते हैं, लेकिन कोई ऊपर है कोई नीचे है। हम लोग अभी नीचे हैं, है ना। आज जिस हॉस्पिटल को मैं छोड़ के आया हूँ बागपत में, वो यूपी की 7th पोजीशन छोड़ के आया हूँ, है ना। तो वो अंडर 10 में पिछले 3 साल से है। मैं 3 साल से वहाँ पर हूँ और वो हॉस्पिटल भी अंडर 10 में पिछले 3 साल से अंडर 10 में है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सबका सहयोग प्राप्त करके और यहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे हम एनक्वास में अपने नंबर को ऊपर करें, ऊपर की श्रेणी में आए और अपने हॉस्पिटल को अच्छा बनाने का प्रयास करें। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना ये डॉक्टर BC सक्सेना CMS रामपुर थे और किस तरह से उन्होंने ऊर्जा के साथ में बातें की, अपने प्रोग्राम बताई, प्लान बताए और अब देखना ये है कि आगे किस तरह से और काम होने वाले हैं। रामपुर से क्राइम एक्सप्लोरर न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते हैं।